वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो डाल चुके हैं। तो उस दो वीडियो में हम लोग ये पढ़े थे कि भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से स्रोत हैं। तो आपको बता चुके हैं कि भारत के इतिहास में जानकारी मिलते हैं वो चार जगह से मिलती है, जिसमें पहला हम लोग का होता है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य। जिसमें धर्म ग्रंथ हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ भी कंप्लीट करा चुके हैं। आज दो जो बचता है दो उसको हम लोग निपटाएंगे। इसमें पहला हम लोग का होगा विदेशियों का विवरण। तो विदेशियों का विवरण का मतलब ये हुआ कि भारतीय इतिहास में हमारे भारत में इतने अच्छे अच्छे चीजें थी जिसके लिए विदेशी आदमी भारत में आए। विदेशी आदमी भारत में आए। जैसे भी आप लोग कहीं बाहर जाते हो, ट्रेन में जाते हो, कहीं भी जाते हो तो यूट्यूब पर अपना ब्लॉग बनाते हो। देखियो भाई साहब, आज हम यहाँ हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप लोग ब्लॉग तो सब जानते होंगे, ब्लॉग बनाते हैं। उसी प्रकार जो इतिहासकार होते थे उस समय तो उसके पास मोबाइल था नहीं, उस समय तो उसके पास। अभी हम लोग कोई भी चीज को कोई चीज को कैसे समेटते हैं, उसको मोबाइल में समेट लेते हैं। समेटने का मतलब ये हुआ, अगर कोई चीज आपको अच्छा लगा और वो चीज आपको इसके बारे में और कुछ जानना है, क्या कर लीजिए, उसका फोटो ले लीजिएगा और उसको अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। कभी दिखाइएगा कि देखो हम यहाँ गए, वहां गए, ऐसे यहाँ पे ये था, वहां पे वो था, तो कहाँ देख रहे हो, उसको मोबाइल में सेव कर लेते हो। तो जो हमारे इतिहासकार थे पुराने, तो उस समय तो उसके पास मोबाइल था नहीं। जैसे भारत में आया, भारत में उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय देखा, तो कहाँ मोबाइल में उसका फोटो खींचेगा, तो उसमें मोबाइल था ही नहीं, फोटो क्या खींचेगा, क्या करेगा वो, एक बुक में लिखेगा। तो जो विदेशी भारत में आए उन्होंने अपना अपना बुक लिखा और उस बुक को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस बुक में भारत के इतिहास के बारे में, भारत के बारे में जानने को मिलता है। तो विदेशियों, अभी हम लोग का तीसरा टॉपिक जो अभी हम लोग का होगा वो होगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे विदेशी जो भारत में आए, घूमने के लिए आए या फिर नालंदा विश्वविद्यालय देखने के लिए आए या पढ़ने के लिए आए, जिस भी चीज के लिए भारत आए थे, तो यहाँ जब आए तो यहाँ जो सब चीज देखा उन्होंने एक बुक में उसको लिख दिया। तो उसी बुक में जो जानकारियां मिलता है, उसी बुक में जो जानकारी मिलता है, ताकि मिलता है तो भारत का ही ना, तो भारत का इतिहास हुआ। जिसमें पहला आप लोग का विदेशी था वो आपका यूनान, और पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनान और रोमन का, यूनान और रोमन का यात्री। इसका पीडीएफ आपको भेज दिए हैं, इसका पीडीएफ आपको भेज दिए हैं। पीडीएफ को देखिएगा, इसको पहले वीडियो को देख लीजिएगा, फिर पीडीएफ को पढ़िएगा और इसको नोट कीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला हम लोग कहां से पढ़ेंगे, यूनान और रोमन के जो यात्री हुए उनको देखेंगे। सबसे पहला आपका होता है टेसियस। पहला यात्री कौन था, टेसियस। ये टेसियस जो था महालोल था, महालोल था। ऐसे था, ये काम इसका अच्छा था, ठीक है। ये ईरान का राजवैद्य था, कहने का तो ये ईरान का राजवैद्य था, ईरान का राजवैद्य था। लेकिन ये भारत के बारे में अजीब अजीब बात बोल दिया, भारत के बारे में अजीब अजीब बात बोल दिया, जिसके कारण इसके इतिहास को भारतीय इतिहास में अविश्वसनीय बनाया जाता है। ये इसकी बात को सच नहीं माना गया है, इसलिए इससे ज्यादा मतलब है नहीं। आपको सिंपल सा क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा तो ये पूछेगा, ईरान का राजवैद्य कौन था, ईरान का राजवैद्य टेसियस था। कौन था, टेसियस। दूसरा आपका होता है, दूसरा आपका है हेरोडोटस। हेरोडोटस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेरोडोटस, हेरोडोटस जो था इसे इतिहास का पिता कहते हैं, इसे हिस्ट्री का फादर कहते हैं, इतिहास का पिता, इतिहास का, हिस्ट्री का पिता। इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। इसकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका और इसी पुस्तक से बना है हिस्ट्री, और इसी के इसका लेखक था हेरोडोटस, इसीलिए इसे इतिहास का पिता कहता है। आखिर इसको इतिहास का पिता क्यों कहा गया, क्या इसके पहले कोई इतिहासकार नहीं था, क्योंकि इसके पहले कोई लिखने वाला नहीं था, इसके पहले भी लिखने वाला था। लेकिन ये हेरोडोटस जो था ये एकदम क्रमवार एक कहानी को लिखा, क्रमवार कहानी को एक बुक में लिख दिया। इसके पहले कोई भी लिखता था क्रमवार नहीं लिखता था, ये पूरा क्रमवार सटीक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप कहानी को एक बुक में लिख दिया। वो बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। ये लिखा क्या, अगर आपको पूछेगा ये हिस्टोरिका बुक में जो था क्या लिखा है, हिस्टोरिका बुक में क्या लिखा है, देखिए पारसी और ईरानियों के बीच में युद्ध हो रहा था, पारसी और ईरानियों के बीच में युद्ध हो रहा था, पारसियन और ईरानियों के बीच में युद्ध हो रहा था, दोनों के बीच में। उस समय जब ये बुक लिखे थे तो पारसी और ईरानियों के ऊपर, इसके दोनों के बीच में एक युद्ध हो रहा था। वो युद्ध आपका था पेलोपोनेशियन, पोनेशियन। ये युद्ध में जो घटना हुई ना, ये लोगों से पूछ पूछ कर,
ये युद्ध में तो खुद शामिल था नहीं, लेकिन लोगों से पूछ पूछ कर वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, लोगों से डोर टू डोर, जैसे मीडिया वाला नहीं जाता है वैसे डोर टू डोर लोगों से जा जाके पूछ पूछ के युद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, पूछ पूछ के एक बुक में पूरी तरह से लिख दिया। और उस बुक के ऊपर कितना फिल्म भी बना हुआ है। अब देखिएगा तो आप हॉलीवुड फिल्म जो आपका 300 है, कभी देखिएगा हॉलीवुड मूवी 300 जो है, इसी के ऊपर कहानी बना हुआ है, इसी के ऊपर कहानी बना हुआ है। तो ये जो युद्ध हो रहा था ना, इसी युद्ध को स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। अब पहली बार स्टेप बाय स्टेप किसी बुक में लिखाया है, तो इसीलिए इसको कहते हैं हिस्ट्री। क्या कहा गया है? हिस्ट्री का पिता। इसे क्या कहा गया है? हिस्ट्री का पिता, क्योंकि पहली बार कोई आदमी था जो कोई भी घटना को स्टेप बाय स्टेप लिखा था, स्टेप बाय स्टेप लिखा था, इसीलिए इसे इतिहास का पिता कहते हैं, इसलिए इसे इतिहास का पिता कहते हैं। तीसरा आपका है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मेगास्थनीज ये जो था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आप समझिए, इसे कहानी समझ लीजिएगा। ये आपका जो था सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर जो था, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर, ये चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने के लिए आए थे, लेकिन उस युद्ध में ये हार गए, और हारने की वजह से सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ कराया? अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, और साथ में इसके बेटी के साथ में किसको भेज दिया? ये मेगास्थनीज को भेज दिया। जैसे अभी आप लोग शादी ब्याह करते हैं, तो शादी ब्याह में जब विदाई होता है, तो विदाई में आप लोग देखते होंगे कि साथ में लोकनिया लाता है, मतलब लड़की के साथ में लड़की का भाई या कोई रिलेशन वाला एक आदमी उसके साथ में जाता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में, बिहारी भाषा में लोकनिया कहते हैं ना। तो जब उसके साथ में जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ हुआ था, साथ में ये इसके साथ में आया था, मेगास्थनीज इसके साथ में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किसके समय में? आखिर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी हुआ तो था, दहेज में ही आया था। कौन? मेगास्थनीज। ये यहाँ आया और यहाँ पे देखा तो अरे इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया बहुत अच्छा है, और उन्होंने अपनी पुस्तक, इंडिया के नाम से पुस्तक भी लिख दिया था। इंडिया के नाम से पुस्तक भी लिखा, क्या? इंडिका। क्या लिखा? इंडिका। तो इंडिका का पुस्तक लिखा कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। किसके समय में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दूसरा डायमेकस। नेक्स्ट क्या है? डायमेकस। अब समझिए, डायमेकस जो था, ये सीरिया के राजा एंटियोकस। सीरिया के राजा एंटियोकस। सीरिया, आप लोग नाम सुने होंगे सीरिया देश का। सीरिया के राजा एंटियोकस थे, इसका राजदूत था। ये किसका राजदूत था? सीरिया के राजा एंटियोकस का। बढ़िया समझिएगा। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। चंद्रगुप्त के समय में आया। पुस्तक का नाम इंडिका। इंडिका पुस्तक फट चिट गया है, लेकिन बाद में इसके वर्णन को इकट्ठा किया गया है, लेकिन ओरिजिनल कॉपी इंडिका पुस्तक का नहीं मिलता, वो फट गया है। अब आइए, एंटियोकस सीरिया के राजकुमार थे, राजा थे एंटियोकस, उसका राजदूत थे कौन? डायमेकस। ये जो आए थे, ये बिंदुसार के समय में आए थे। बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार। नेक्स्ट आगे आइएगा, नेक्स्ट आपका आता है डायनेसियस जो आए थे, वो अशोक के समय में आए थे। किसके समय आए थे? अशोक के समय में। ये जो थे फिलाडेल्फस का राजदूत था। फिलाडेल्फस का। अभी सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं कि आए थे और कुछ न कुछ बताए थे, आए थे और अपने बुक में कुछ न कुछ बताए थे, इसलिए सिर्फ इसको भी हम पढ़ रहे हैं। बाद में जब यही सब कहानी आपको पढ़ाएंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाएंगे, तो वहां आपको मेगास्थनीज पढ़ाएंगे, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कहानी अच्छे से, तो वहां आप और अच्छे से बात को समझ पाइएगा, रिलेट कर पाइएगा कहानी को। अभी सिर्फ ये समझिए किसके दरबार में कौन आए थे और क्या क्या चीज उन्होंने किए थे। जैसे यहाँ पे आइए, टेसियस कौन था? ईरान का राजवेद था। इसकी किताब जो है, उससे भी हम लोग को भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। हेरोडोटस हिस्टोरिका पुस्तक लिखा था, इससे भी हम लोग के भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के समय में आया था, पुस्तक लिखा था इंडिका, इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है।
डायमेकस सीरिया के राजा थे एंटियोकस, उसका राजदूत था। ये बिंदुसार के समय में आए थे। इनका जो बुक था उसमें भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट डायनेसियस, ये अशोक के समय में आया था, फिलाडेल्फस का राजदूत था। इसके बुक में भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि जो विदेशी आए भारत में और उनका जो बुक है उस बुक से हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट अगला आता है टॉलमी। टॉलमी ये तो महालोल था, बेचारा था। इन्होंने पुस्तक लिखा भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, तो भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा? तो भारत का भूगोल पुस्तक जो लिखा था वो टॉलमी लिखा था। किसने लिखा था? टॉलमी। अब समझिएगा टॉलमी के बारे में। टॉलमी कहा था कि सूर्य अपना डगरिये पर आता है और जो पृथ्वी अपना डगरिये पर आता है, सूर्य उसका चक्कर लगाता है। वो लोले न था, जबकि होता है उल्टा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये बोल दिया था पृथ्वी अपने जगह पर आता है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, जबकि बाद में हो गया था उल्टा। तो ये आपका टॉलमी जो थे पुस्तक लिखे थे भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल के बारे में जानकारी मिलता है। तो लेखक कौन है? टॉलमी। नेक्स्ट आपका अगला आता है प्लिनी। इन्होंने जो पुस्तक लिखा था ये नेचुरल हिस्ट्री। इसके पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। भारत के वनस्पति और भारत के जीव के बारे में जानकारी जो मिलता है किस बुक से मिलता है? प्लिनी के बुक से। तो भारत के जीव जितना वनस्पति, भारतीय वनस्पति और भारतीय जीव जंतु के बारे में जानकारी जो मिलता है वो प्लिनी के बुक से मिलता है। प्लिनी के बुक से किस प्रकार के वनस्पति भारत में पाए जाते थे उस समय और किस प्रकार के जानवर पाए जाते थे, ये भी जानकारी मिलता है। कहाँ से मिलता है? प्लिनी के बुक से। उसका नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। और ये जो आपका टॉलमी है, भारत का भूगोल कैसा था, मैंने भारत में किस तरह से आदमी रहते थे, आसपास का एरिया क्या था नहीं था, ये सब जानकारी जो मिलता है कहाँ से मिलता है? भारत का भूगोल से। लेखक कौन है? टॉलमी। कौन है? टॉलमी। क्लियर। एक पुस्तक और आपका हम लोग के इतिहास का एक पुस्तक और है, वो पुस्तक आपका है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। अब ये इसके बारे में कहा है, इसका जो लेखक है किताब लिख दिया, ये बुक जो है लिख दिया, लेकिन कि अपन नाम नहीं लिखा कि हम लिखे हैं। तो इसके बुक के बारे में कहा, इस बुक का जो लेखक है, जिस बुक का जो लेखक है वो अज्ञात है। मैंने इसके लिए बुक का लेखक है पता नहीं है कि है नहीं है, लेकिन ये बुक से, देखिए सी में होता है समुद्र, सी में क्या होता है? समुद्र। इस बुक से भारतीय बंदरगाह के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय के भारतीय बंदरगाह के बारे में जानकारी मिलती है। किस बुक से? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। लेकिन इस बुक का राइटर क्या है इसकी जानकारी नहीं है। तो ये हमारे जितना भी आप लिखे हैं ये हमारे यूनानी और रोमन लेखक थे। कौन थे? यूनानी और रोमन यात्री। इसमें आपका टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनेसियस, टॉलमी और प्लिनी। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे चीनी यात्री। किसको मिटाते हैं? दूसरा है चीनी यात्री। पहला हम लोग रोमन और यूनानी पढ़ लिए थे, दूसरा हम लोग का है चीनी यात्री। चीनी यात्री में जो सबसे पहले आया था वो आपका है फहियान। तो क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन चीनी यात्री है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फहियान चीनी यात्री थे। जो भारत में आए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश के थे? गुप्त वंश के। किस वंश के? गुप्त वंश के। तो चंद्रगुप्त द्वितीय किस में आए थे? किस वंश के थे? गुप्त वंश के। अब इन्होंने जो था मध्य प्रदेश के बारे में बताया कि मध्य प्रदेश जो था, जिस समय ये भारत आए थे, यात्रा कर रहे थे और भारत घूम रहे थे, उस समय बताया कि मध्य प्रदेश जो एरिया था वो सबसे खुशहाल एरिया था। मध्य प्रदेश जो एरिया था वो सबसे खुशहाल एरिया था। किसने बताया? फहियान ने। किसके समय में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इन्होंने जो जानकारी दिया किस वंश के बारे में देगा? गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के समय में आया था तो उसी वंश के बारे में देगा। जिस वंश के समय में आएगा उसी वंश के समय में देगा ना। तो दूसरा, पहला आपका हो गया फहियान, दूसरा आपका आता है संयुगन। कौन है? संयुगन। इसके बारे में ज्यादा कुछ पूछता एग्जाम में नहीं है, सिर्फ ये जानता है संयुगन कहाँ, कौन यात्री था? तो संयुगन जो आपका था वो चीनी यात्री था। भारत में कब आया? 518 ईस्वी में। कब आया? 518 ईस्वी में। तीसरा आपका है हुएन सॉन्ग।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इससे। फाहियान और ह्वेनसोंग, दो से क्वेश्चन आपका ज्यादा बनता है। ह्वेनसोंग जो था वो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, हर्षवर्धन के समय भारत आया था, और 629 ईस्वी में ये चला, 629 ईस्वी में चीन से चला कहाँ, भारत की ओर। एक साल इसको आने में लगा, 629 में चला, 630 में पहुंचा, और 15 साल यहाँ रहा, 645 ईस्वी तक। 15 साल भारत में था। 15 साल में जो इन्होंने भारत में रहा और इन्होंने पूरा भारत में घूमा, घूमने के बाद इन्होंने एक बुक लिखा। इसके बुक का नाम क्या है, CU की। क्वेश्चन आएगा ह्वेनसोंग के बुक का नाम क्या है, CU की। ह्वेनसोंग के 138 देशों के यात्रा वृत्तांत का वर्णन किसमें है, CU की में। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, तो आप सिर्फ याद रखिए CU की के लिखे कौन है, ह्वेनसोंग। जब ये आए थे, ये नालंदा में पढ़ रहे थे, नालंदा में जब पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या थे, स्टूडेंट थे। बाद में यहाँ ही पढ़े, यहाँ पे पढ़ाए भी थे, यहाँ पढ़े भी थे और यहाँ पे पढ़ाए भी थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट भी रहे थे यहाँ नालंदा में, और वहाँ के टीचर भी थे। जब ये नालंदा पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे, उस समय नालंदा के कुलपति जो थे वो आपका शीलभद्र थे। कौन थे, शीलभद्र। जब क्वेश्चन आएगा ह्वेनसोंग के समय नालंदा के कुलपति कौन थे, ह्वेनसोंग के समय नालंदा कुलपति जो थे वो आपका शीलभद्र थे। कौन थे, शीलभद्र। तो पहला आपका होता है फाहियान, दूसरा आपका है संयोगन, तीसरा है ह्वेनसोंग, चौथा आपका होता है इतिसंग। ये जो थे, ये तो चीनी यात्री तो थे ही, साथ में ये अनुवादक थे, ट्रांसलेटर। ये अनुवादक भी थे, चीनी यात्री तो थे ही, साथ में ये अनुवादक भी थे। अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर, मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा को ट्रांसलेट करने वाला। और ये जो थे नालंदा विश्वविद्यालय घूमे, इसके बुक में पढ़िएगा, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की चर्चा की गई है। ये हम लोग का 4 जो था ये चीनी यात्री था। चीनी यात्री मेन रूप से जो भारत घूमने के लिए आते थे, ये भारत आते थे, तो ये मुख्य रूप से भगवान बुद्ध के लिए आते थे। भगवान बुद्ध के लिए आते थे। अब देखिए, समझिएगा इस बात को। जैसे अभी हम लोग के गांव में देखिएगा, आपके आसपास में जो मुस्लिम लोग होते हैं वो मक्का मदीना जाते हैं, क्या आपको लगता है मक्का मदीना भारत में है? नहीं है, दूसरे देश में है। वहां यहाँ से लोग जाते हैं। अब वहां यहाँ से लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां इसका तीर्थ स्थल है, इसको वहां पे पवित्र चीज वहां पे है, यहाँ से दर्शन करने के लिए आदमी वहां जाते हैं। अब यहाँ से जो वहां जाते हैं, तो उसी प्रकार से उस समय महात्मा बुद्ध, कोई लोग बुद्ध धर्म के आदमी जा रहे थे चाइना में, तो वो महात्मा बुद्ध को पूजते थे। तो महात्मा बुद्ध के लिए कहाँ आते थे? भारत आते थे। या तो महात्मा बुद्ध के लिए भारत आते थे, या पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए कहाँ आते थे? भारत आते थे। जब भारत, जैसे यहाँ से आपको आदमी मक्का मदीना जाता है तो वहां पे जाके देखेगा क्या है नहीं है, और उसको एक बुक में लिख देगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे ये सब आदमी आए और उन्होंने देखा कि भारत की स्थिति क्या है नहीं है, उसको एक बुक में लिख दिया। और एक बुक में लिख दिया तो उस बुक पढ़ते हैं हम लोग, उस बुक में कहाँ किसकी जानकारी मिलती है? हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। ये सब भारत आया था घूमने के लिए, तो लिखेगा तो भारत के बारे में ही। जो भारत के बारे में लिखा तो भारत के इतिहास की जानकारी यहाँ से मिलता है। ये हम लोग का है चीनी यात्री कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग का तीसरा टॉपिक होता है अरबी लेखक में आपका पहला जो आपका होता है वो आपका होता है अल-बरूनी। क्या है? अल-बरूनी। आपका अरबी लेखक जो आपका है, अरबी लेखक में आपका पहला होता है अल-बरूनी। अल-बरूनी जो थे 1000 ईस्वी के आसपास भारत पे बहुत आक्रमण करते थे मोहम्मद गजनी, इसी को कहते हैं मोहम्मद गजनवी को या मोहम्मद गजनी को। अब इसके साथ में आया था कौन? अल-बरूनी। और भारत आया तो उन्होंने एक बुक लिख दिया, उन्होंने एक बुक लिखा। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है तहकीके हिंद। इसी को बोलते हैं भारत की खोज। किताब
उल हिंद, इसी का दूसरा नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद में इस बुक आप लोग देखेंगे तीनों नाम है क्या है, ताकि क्या हिंद बोलो या भारत की खोज बोलो या किताब उल हिंद बोलिए, तीनों बात एक ही है। इन्होंने इस बुक में आप लिखिएगा राजपूत राजाओं के बारे में बताया गया है। उस समय भारत में राजा होते थे, कौन होते थे? राजपूत राजा होते थे। राजपूत राजाओं के बारे में इसके बुक में जानकारियां मिलता है कि राजपूत राजाओं की स्थिति क्या थी, कैसे थी, नहीं थी। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो आप लोग का बनता है, दूसरा आपका होता है इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता जो था MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। इन्होंने अपने बुक में लिखा है, किसको बुक, इसका बुक का नाम क्या है? रिहला। बुक का नाम क्या है? रिहला। तो रिहला बुक पढ़िएगा तो आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिलेगा, क्योंकि ये जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक थे वो किस वंश के थे? आपको दिल्ली सल्तनत के थे, तुगलक वंश के। तो ये रिहला बुक में आपको इसी के बारे में जानकारियां मिलती है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा आपका 2-3 लेखक है, उसके बारे में जान लीजिए, जिसमें पहला आपका है तारानाथ। तारानाथ, तारानाथ जो थे ये तिब्बती लेखक थे। तारानाथ तिब्बती लेखक थे। इसका पुस्तक था कंग्यूर और तंग्यूर। कंग्यूर और तंग्यूर, ये पुस्तक में भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती है। नेक्स्ट आपका है मार्को पोलो। मार्को पोलो, मार्को पोलो जो था ये था पांडे वंश की यात्रा किया था। पांडे वंश, पांडे वंश का भ्रमण जो किया था, किसने किया था? मार्को पोलो ने। और पांडे वंश जो था बिल्कुल साउथ में था। तो क्वेश्चन आएगा दक्षिण भारतीय वंश की यात्रा करने वाला लेखक यात्री कौन था? दक्षिण भारत की यात्रा, दक्षिण भारतीय वंश की यात्रा करने वाला यात्री कौन था? मार्को पोलो। कौन था? मार्को पोलो। ये जो आप लोग का टॉपिक है, ये हम लोग का टॉपिक अभी कंप्लीट होता है विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण, जिसमें पहला हम लोग पढ़े हैं यूनानी और रोमन, दूसरा हम लोग पढ़े हैं चीनी यात्री, तीसरा हम लोग पढ़े हैं अरबी लेखक, उसके बाद हम लोग का कुछ अन्य लेखक भी होते हैं। ये हम लोग का कंप्लीट होता है विदेशियों का विवरण। अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा पुरातात्विक साक्ष्य। तीसरा टॉपिक हम लोग का होता है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य मतलब किसी स्तंभ पे कुछ लिखा हुआ होगा, किसी स्तंभ पे कुछ लिखा हुआ होगा, या किसी पत्थर पे कुछ लिखा हुआ होगा, या किसी सिक्का पर कुछ लिखा हुआ होगा, उससे भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी जो मिलती है उसे हम लोग कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में 2 बातें होती है। तो पहला आपका होता है स्तंभ लेख या अभिलेख, दूसरा आपका होता है सिक्का। किसी सिक्का पर जानकारी मिलता है, वो भी आपका पुरातात्विक साक्ष्य में आता है। एक होता है आपका अभिलेख, एक होता है आपका अभिलेख, दूसरा आपका होता है स्तंभ लेख। दूसरा आपका होता है स्तंभ लेख। इन सभी का आपको पीडीएफ भेज दिए हैं, पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा, पीडीएफ में और अच्छे से आपको दिया होगा, पढ़ लीजिएगा। अभिलेख जो होता है, देखिए कोई पत्थर है, पत्थर के ऊपर अगर हम कुछ लिख दिए तो वो हम लोग का होगा अभिलेख। मान लीजिए हम पुराने जमाने का आदमी है और उस समय लिखने वाला कुछ आदमी कुछ चीज है नहीं, तो मान लीजिए ये पूरा बोर्ड जो था उस समय पत्थर था और इसी बोर्ड पे हम कुछ लिख दिए, मतलब पत्थर पे कुछ लिख दिए, पत्थर पे अगर कुछ लिख दिए तो वो कहलाएगा अभिलेख। क्या कहलाएगा? अभिलेख। लेकिन अगर एक हम पिलर बना दे लिखने के लिए ही, पिलर बना दिए और पिलर बना के स्तंभ बना के और उसके बाद उस पर कुछ लिख रहे हैं तो उसका स्पेशल नाम हो गया है स्तंभ लेख। बाकी बात दोनों है वही, लिखना है उसी पे, पत्थर पे, बाकी वाले एक स्तंभ पे। पत्थर पे लिखा गया तो अभिलेख, स्तंभ पे लिखा गया तो स्तंभ लेख। स्तंभ लेख। अब समझिएगा, जो अभिलेख जो होता है इसका अध्ययन जो कहलाता है वो आपका कहलाता है एपिग्राफी। जैसे अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है एपिग्राफी का संबंध कौन से है? अभिलेख से। किसे है? अभिलेख से। अब समझिएगा, कुछ कुछ शासक ने अभिलेख लिखे हैं, उसका संबंध किससे है ये समझिएगा। जैसे आप लोग का है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख लिखा हुआ है, आपका अभिलेख लिखा हुआ है। इधर आपका राजा से संबंधित आपका वर्णन दिया गया है, उस पर क्या लिखा हुआ है और किस राजा के बारे में है उसका वर्णन आपको दिया गया है। जैसे आपको कहता है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख मैंने पहला अभिलेख था जिसमें भारत वर्ष का जिक्र किया गया है। सर्वप्रथम किस अभिलेख में भारत वर्ष का जिक्र किया गया है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध कलिंग राजा खारवेल से। कलिंग राजा, जहां अशोक लड़ेगा, जहां अशोक अपना शस्त्र त्याग करता है, हृदय परिवर्तन जहां अशोक का होता है, कलिंग राजा खारवेल। इसका संबंध कहां से है? कलिंग राजा खारवेल से। किसका? हाथी गुफा अभिलेख से। पहली बार भारतवर्ष का जिक्र कहां मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में।
दूसरा है जूनागढ़, ये को हम लोग कहते हैं गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। इसका संबंध किस राजा से है? रुद्रदामन से। किससे है? रुद्रदामन। आगे पढ़िएगा तो एक एक राजा के बारे में पढ़िएगा तो वहां फिर टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तीसरा है नासिक अभिलेख, इसका संबंध किसमें है? गौतमी बालश्री से। उसका प्रयाग स्तंभ अभिलेख, इसका संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख, इसका संबंध मारवाड़ नरेश यशोवर्मन से। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख, इसका संबंध है प्रतिहार नरेश भोज, प्रतिहार का जो वंश का राजा होते थे उसको भोज करते थे। नेक्स्ट है भितरी स्तंभ लेख, क्या है? भितरी स्तंभ लेख। भितरी स्तंभ लेख का संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से। ये भितरी स्तंभ लेख जो आप देख रहे हो इसी पे लिखा हुआ है कि भारत पे होने वाले हून आक्रमण, भारत पर होने वाले हून आक्रमण का जिक्र कहां से मिलता है? भितरी स्तंभ लेख से मिलता है। नेक्स्ट आपका है बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी कहां से मिलता है? देवपाड़ा अभिलेख से मिलता है। एशिया माइनर किस अभिलेख को कहते हैं? तो एशिया माइनर आपको बोगसगोई अभिलेख को कहते हैं। इसमें वैदिक देवता, कुछ वैदिक देवता का वर्णन किया है, जैसे मित्र देवता का नाम है। दूसरा आपका इंद्र, ये भी आपका देवता का नाम है। नेक्स्ट आपका है वरुण। दूसरा है नासत्य का दूसरा नाम होता है अश्वनी कुमार। ये चारों देवता का जो वर्णन आपको मिला हुआ है कहाँ लिखा हुआ है? बोगसगोई अभिलेख में मिला हुआ है। इसे एशिया माइनर भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा एशिया माइनर किस अभिलेख को कहते हैं? तो एशिया माइनर आपको बोगसगोई अभिलेख को कहते हैं। किसको कहते हैं? बोगसगोई अभिलेख को कहते हैं। नेक्स्ट, पुराने जमाना ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का वर्णन किया गया है? तो सती प्रथा का जो साक्ष्य मिलता है किस अभिलेख से मिलता है? एरन अभिलेख से। किस अभिलेख से? एरन अभिलेख से मिलता है। ये भानुगुप्त के समय में था। किस राजा के समय की बात है? भानुगुप्त के समय की। नेक्स्ट, रेशम बुनकर, रेशम से जो वस्त्र बनाते थे इसकी जानकारी किस अभिलेख में दिया हुआ है? मंदसौर अभिलेख में। किस अभिलेख में? मंदसौर अभिलेख में। नेक्स्ट आपका है भागवत धर्म का विकास किस अभिलेख में दिया हुआ है? बेसनगर अभिलेख में भागवत धर्म का विकास कैसे हुआ है उसके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझिएगा सिक्का। ये सभी आप लोग का पुरातात्विक साक्ष्य। तो सिक्का भी आपका पुरातात्विक साक्ष्य में ही आता है। अभिलेख, शिलालेख और सिक्का, ये तीन चीज पुरातात्विक साक्ष्य में आता है, जिसमें हम लोग अभिलेख शिलालेख दोनों एक ही है। पत्थर पे लिख दिया तो अभिलेख और स्तंभ बना के लिख दिया तो शिलालेख या स्तंभ लेख। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पे आते हैं जो सिक्का होता है, जो प्राचीनतम सिक्का, सबसे पुराना सिक्का जो होता है उसे आहत सिक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? आहत सिक्का। इसी को बोलते हैं कासारपन। इसी को बोलते हैं पंचमार्क सिक्का। पंचमार्क का सिक्का मतलब ये हुआ कि पहले सिक्का आते थे पत्थर के या कुछ वस्तु लोहा वहा का कुछ होते हैं और कुछ धातु के सिक्के होते थे, उसके ऊपर मोहर लगाते, ठप्पा लगाते थे। कोई स्पेशल कुछ नहीं था, ठप्पा लगाते थे। ठप्पा लगा दिया बस हो गया। क्या उससे कुछ नहीं था, सिर्फ ठप्पा लगाते थे। ठप्पा लगा दिया तो पुराना सिक्का में इसी को क्या कहते थे? मार्क कर दिया। क्या कर दिया? मार्क कर दिया। जैसे मान लीजिए ये आपको इसी को सिक्का बनाना है, इसी के ऊपर मान लीजिए इसको सिक्का बनाना है, इसी के ऊपर मोहर लगा दिए, ठप्पा लगा दिए, हो गया ये सिक्का। उसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ था। अभी आप भारतीय सिक्का लिखिएगा तो भारतीय सिक्का में लिखा हुआ रहता है, पीछे कुछ लिखा हुआ रहता है। इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं रहता, सिर्फ ठप्पा रहता था, कुछ लिखा हुआ नहीं रहता था। जैसे प्राचीनतम सिक्का था, इसे क्या कहते हैं? पंचमार्क या कासारपन या आहत सिक्के। इसमें लिखा हुआ नहीं होता था, इसमें सिर्फ ठप्पा होता था। इसके बाद सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का काम जो किया था यवन शासकों ने किया था। किसने किया था? यवन शासकों ने। क्वेश्चन आएगा सबसे पहले सिक्कों पर लेख, वरना अब सिक्का पर कुछ न कुछ लिखने लगा। पहले लिखता नहीं था, सिर्फ ठप्पा होता था। और सबसे पहले लिखने का काम किसने शुरू किया? सबसे पहले लिखने का जो काम शुरू किया आपका यवन शासकों ने किया। किसने किया? यवन शासकों ने किया। नेक्स्ट अगला होता है समुद्रगुप्त के समय में कैसा सिक्का मिला है जिसमें सिक्का पर बीना बजाता हुआ चित्र दिखाया गया है। बिना बजाते हुए चित्र जो दिखाया गया है समुद्रगुप्त समय के सिक्के पर, इससे यह स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त जो थे संगीत प्रेमी थे, तभी ना बिना बजाते हुए लगाया था। नेक्स्ट आपका है अरिकमेटू, एक जगह है पांडिचेरी में अरिकमेटू एक जगह है जहां से रोमन सिक्का मिला है, जिसका मतलब यहाँ पे रोमन आदमी क्या करते थे? व्यापार करने के लिए आए थे, तभी ना वहां सिक्का मिला है। तो ये व्यापार यहाँ पे चलता होगा। तो रोमन सिक्का कहाँ मिला? अरिकमेटू पांडिचेरी में। बिना बजाते हुए सिक्का किसका था? समुद्रगुप्त का था।
प्राचीनतम सिक्के को सबसे पुराना सिक्के को क्या कहते हैं? आहत सिक्का या कांसार्पण या पंचमान। उसके ऊपर क्या होता था? सिर्फ ठप्पा होता था। सबसे पहले सिक्के पर लेख लिखने का काम किसने किया? यवन शासकों ने। सिक्कों पर लेख लिखने का काम यवन शासकों ने किया। ये हम लोग का कंप्लीट होता है आपका हिस्ट्री के आपको अतीत के कुछ साक्ष्य। तो 4 साक्ष्य हम लोग पढ़ लिए थे, कौन कौन? धर्म ग्रंथ कंप्लीट हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ कंप्लीट हो गया। ये तीसरा आपका था विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण ये आपका चौथा था। चौथा आपका था पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य विदेशियों का विवरण में हम लोग रोमन यूनान वाला पढ़ लिए, अरबी पढ़ लिए, चीनी पढ़ लिए, तिब्बती पढ़ लिए और एक मार्को पोलो के बारे में भी पढ़ लिए जो पांडे वंश के बारे में घूमने के लिए गया था। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य में क्या पढ़ लिया? अभिलेख पढ़ लिए, स्तंभ लेख या शिलालेख पढ़ लिए, उसके बाद सिक्का पढ़ लिए। इन सभी चीज से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती है। तो ये हम लोग के भारतीय इतिहास के स्रोत जो है, ये टॉपिक हम लोग का आज कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में किसी को भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाकी बात कल से जो पढ़ेंगे वो आपका ओरिजिनल इतिहास वहां से स्टार्ट होता है, कैसे कैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ है, ये हम लोग कल के इतिहास से पढ़ेंगे और कल से आपको पढ़ने में और मजा आएगा। हाँ, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद।